वेलकम टू स्नेहास टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने लास्ट सेशन में हम लोग अभी ट्वेल्थ की बायोलॉजी में चल रहे हैं। ट्वेल्थ क्लास की बायोलॉजी अभी थोड़ा सा हम लोग कवर अप कर रहे हैं। तो ट्वेल्थ क्लास की बायोलॉजी में जो हमारा फर्स्ट यूनिट है उसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें आपने देखा कि एक गैमेट जो है उसी का जो एक बॉडी है, जैसे बाइनरी फिशन हो रहा है या एक एमीबा है या फिर जो भी एक पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं और जो है ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, चाहे वो बाइनरी फिशन से हो रहा है, चाहे वो बडिंग से हो रहा है, चाहे वो जैसे भी हो रहा है, वो अपना जो है सेल मल्टीप्लाई करके मल्टी एक से दो, दो से चार, चार से छह, ऐसे करते करते सो ऑन करके जो है ऑर्गेनिज्म जो है नए जीव का उत्पत्ति हो रहा है। अब हमारा जो सेकंड आता है, अगर आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में एनफ जान रहे हो, अब आपको पता है, तो हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो आप प्लांट्स में और एनिमल्स में दोनों में सेपरेटली पढ़ोगे ट्वेल्थ क्लास की बायोलॉजी में, एनसीईआरटी बायोलॉजी में, और मेडिकल में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। यहाँ पे ऐसा बात नहीं है जी कि एक एमीबा की जो है ये हाइड्रा है, बडिंग हुआ, टूटा, बाइनरी फिजन हुआ या टूटा, एक से दो ऑर्गेनिज्म बने, सेल मल्टीप्लाई किया, दो से चार बन गया, बस यही है रिप्रोडक्शन, बात खत्म हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटेड। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का सेपरेट इन्वॉल्वमेंट है, आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल, या तो ऐसा होगा जो एक ऑर्गेनिज्म है वही जो है जो गैमेट क्रिएट कर देगा, मेल गैमेट भी वही क्रिएट करेगा और फीमेल गैमेट भी वही क्रिएट करेगा। तो या तो एक केस ये बनता है, या तो एक केस बनता है कि जो है डिफरेंट इंडिविजुअल होंगे, यानी कि अपोजिट सेक्स के इंडिविजुअल होंगे, एक मेल सेपरेट होगा, एक फीमेल सेपरेट होंगे, और जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो दीज गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट। तो ये जो गैमेट्स हैं, अभी मैं थोड़ा एनोटेट कर लूं यहाँ पे, हाँ, तो ये जो गैमेट्स हैं ये जाइगोट बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? ये जो गैमेट जो फ्यूज करते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों मिलके क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं, जिससे कि हेल्प्स टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। और इसी से एक नए जीव की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। एक नए जीव की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। इट इज एन इलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस। ये एक बड़ा प्रोसेस है और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ना कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ये सीधा साधा प्रोसेस है। ये एक बड़ा प्रोसेस है और स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होने वाला ये प्रोसेस है, आराम आराम से होता है एज कंपेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, तुरंत से उसमें एक नए जीव की उत्पत्ति होती है और तुरंत से जो भी है वो मतलब एक कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये वैसे भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे नहीं, तो ये डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। अब यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एब्सोल्युटली ये विकसित प्राणी जो है, जो डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है या फिर जो डेवलप्ड प्लांट्स हैं, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं वही कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। क्योंकि यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों सेपरेटली फ्यूज करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट्स इन ऑफस्प्रिंग। ये एक ऑफस्प्रिंग क्रिएट करता है दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स और अमॉन्ग्स्ट देमसेल्फ। ऐसा ऑफस्प्रिंग क्रिएट होता है जो कि अपने पेरेंट की तरह आइडेंटिकल नहीं है, बिल्कुल हूबहू कॉपी नहीं है। जैसे आपने देखा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एमीबा है या कुछ भी, जो भी मैंने आपको एग्जांपल्स दिया, वो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, तो जो डॉटर सेल्स है या फिर जो ऑफस्प्रिंग बना, वो बिल्कुल हूबहू अपने पेरेंट का कॉपी है और बिल्कुल ही बिल्कुल जैसा जो था वैसा कॉपी क्रिएट होता चला गया, बनता चला गया। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट सेपरेटली फ्यूज कर रहे हैं। सेपरेटली क्या कर रहे हैं? फ्यूज कर रहे हैं, जिसके वजह से जो रिप्रोडक्शन का जो रिजल्ट है, जो ऑफस्प्रिंग है, वो पेरेंट की तरह आइडेंटिकल नहीं होगा। ठीक है, एकदम आइडेंटिकल हु बहू कॉपी नहीं हो सकता है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि जो बच्चा है और जो माँ है, बच्चा बिल्कुल माँ की तरह एकदम से, जैसी माँ है वैसा ही बच्चा, एकदम हु बहू फेस टू फेस सारा कुछ कैरेक्टर एकदम 100 to 100% मिल रहा है?
थोड़ा बहुत मिल सकता है, आईज मिल सकता है, नोज मिल सकता है, बिहेवियर मिल सकता है, कुछ थोड़ा बहुत मिल सकता है, बट इट इज नॉट लाइक कि आइडेंटिकल आइडेंटिकल कॉपी होगा पेरेंट का, क्योंकि उसमें दोनों पेरेंट की क्वालिटीज है। तो अ स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे देखिए भी मैं बता रही हूँ, 1 मिनट। हाँ, मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लूं। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए, स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट, एनिमल और फंगाई show that though they differ so greatly in external morphology, internal structure, इनकी जो बाहरी का जो बाहर का जो आकृति है, जो बाहर से ये दिखते हैं, आंदरूनिक जो इनका आकार है, आंदरूनिक जो इनका स्ट्रक्चर है, एंड फिजियोलॉजी व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात होती है, ठीक है, मैं लेट मी क्लियर द ड्राइंग्स। जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात होती है तो सबसे चौंकाने वाली बात ये क्या आती है, दे शेयर अ सिमिलर पैटर्न। ठीक है, एक सिमिलर पैटर्न यहाँ पे आ जाता है, व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दे शेयर अ सिमिलर पैटर्न। यहाँ पे एक पैटर्न की बात कर रही है ये एनसीईआरटी बुक। क्या पैटर्न है जरा हम लोग देखते हैं। लेट अस फर्स्ट डिस्कस what features are common to these diverse organisms। इतने डाइवर्स मतलब क्या, इतने तरह के जीव जंतु हैं, इतने तरह के, इट इज नॉट अबाउट ह्यूमन बींग्स, इट इज अबाउट टर्टल, इट इज अबाउट हॉर्स, इट इज अबाउट टाइगर, लायन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलप्ड प्लांट्स, यहाँ सब तरह के ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको एक सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ, यानी कि एक प्रॉपर स्टेज होता है ग्रोथ का, जहां तक हर एक जीव जंतु को पहुंचना पड़ता है, या उसको मैच्योरिटी स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, इन देयर लाइफ, उनके जीवन काल में, बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए ऐसा नहीं कि कोई जीव जंतु बन गए और तुरंत से उनका रिप्रोडक्शन प्रोसेस चालू हो गया, ऐसा नहीं है। उसके लिए जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको एक सर्टेन स्टेज, एक सर्टेन जो स्टेज होता है, ग्रोथ का स्टेज, एक मैच्योरिटी का स्टेज, वहां तक पहुंचना पड़ता है अपनी जिंदगी में, जिससे कि पहले वो जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस वो कर पाए। और उस पीरियड को, ग्रोथ को, और वो जो पीरियड है ग्रोथ का, उसको हम जुवेनाइल फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? जुवेनाइल फेज। यानी कि जो मैच्योरिटी तक पहुंचने का जो फेज है, यानी कि जब वो मैच्योरिटी अटेन करते हैं, सो दैट दे रीच द स्टेज टू रिप्रोड्यूस sexually, that stage is known as the juvenile phase. It is also known as the vegetative phase in plants। एनिमल्स में इसको हम जुवेनाइल फेज के नाम से जानते हैं, और प्लांट्स में इसी चीज को हम वेजिटेटिव फेज के नाम से जानते हैं। किस चीज के नाम से जानते हैं? वेजिटेटिव फेज के नाम से जानते हैं। दिस फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। इनका ड्यूरेशन हर तरह के जीव जंतु में अलग अलग है। जैसे कि ह्यूमंस में जो है मैच्योरिटी है वो गर्ल्स में 12-13, बॉयज में भी एक डिफरेंट जो जो एज क्राइटेरिया है वहां तक आ जाती है, जब बॉयज एंड गर्ल्स सेक्सुअली मैच्योर कहलाते हैं, कि वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म को जो है जन्म देने की, उत्पत्ति की उनमें वो क्षमता आ जाती है। तो इसी तरह से हर ऑर्गेनिज्म का वो सर्टेन एज डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि टाइगर है, लायन है, लिजर्ड है, बहुत सारी, बहुत डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है अर्थ पे। तो ऐसा नहीं है कि हर एक की जो वो मैच्योरिटी है, वो जो टाइमिंग है वो एक ही होगी। हर किसी का लाइफ स्पैन अलग है, हर किसी का वे ऑफ लाइफ अलग है, हर किसी का लिवलीहुड अलग है, अलग तरीके से सब जीते हैं, बड़े होते हैं। तो हर किसी का जो है वो फेज भी डिफरेंट ही है। द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज, ठीक है, जो जुवेनाइल फेज जो एंड होता है, यानी कि जब वेजिटेटिव फेज प्लांट में एंड हो जाता है, जब एनिमल्स में जुवेनाइल फेज एंड हो जाता है, वही बिगनिंग है रिप्रोडक्टिव फेज का। वही बिगनिंग है किसका? रिप्रोडक्टिव फेज का। यानी वहां से रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो शुरू हो जाता है, वो मैच्योरिटी आ जाती है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, हायर प्लांट्स में भी ये चीज होता है। ठीक है, एक मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट, कोकोनट कम, मैंगो प्लांट्स कम टू फ्लावर। एक मैरीगोल्ड, राइस या व्हीट या कोकोनट या मैंगो प्लांट्स को फ्लावर में आने में कितना समय लगेगा? बताइए कितना समय लगेगा, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, तो मैं भी जानूंगी कितना समय लगेगा। मुझे नहीं पता, आप मुझे बताओगे कि कितना टाइम लगता है।
ठीक है, अभी देखते हैं इन सम प्लांट्स, यहाँ पे देखिए 1 मिनट। हाँ, यस, इन सम प्लांट्स वेयर फ्लावरिंग ऑकर्स मोर देन वंस, कुछ ऐसे प्लांट है जहां पे फ्लावरिंग एक से ज्यादा बार होता है। व्हाट वुड यू कॉल द इंटर फ्लावरिंग पीरियड? वो जो इंटर फ्लावरिंग पीरियड है, जब फ्लावरिंग एक से ज्यादा बार हो रहा है, तो उसको आप जुवेनाइल कहोगे या मैच्योर कहोगे, क्या कहोगे आप? अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जहां पे फ्लावरिंग जो है एक से अधिक बार हो रहा है, तो आप ऐसे में इंटर फ्लावरिंग पीरियड, यानी जो फ्लावरिंग हो रही है उसके बीच का जो पीरियड है, उसको आप क्या कहोगे? जुवेनाइल पीरियड कहोगे या मैच्योर पीरियड कहोगे? ऑब्जर्व अ फ्यू एरियाज इन योर ट्री, फ्यू ट्रीज इन योर एरिया, आई एम सॉरी, कुछ अपने पेड़ देखिए अपने एरिया में। डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ ऑफ द ईयर? क्या आपने देखा है कि एक ही मंथ पे सब में फूल आता है? आपने ऐसा देखा है? आप अपने एरिया के आसपास थोड़ा लोकेलिटी को देखिए और ये ऑब्जर्व कीजिए कि जो फ्लावरिंग हो रहा है उनका, क्या वो एक ही समय पे हो रहा है? अगर आप ये देख रहे हैं कि जो फ्रूट्स आ रहे हैं, जैसे कि मैंगो है, एप्पल है, जैक फ्रूट है, ये सीजनल है, ऑफ कोर्स सीजनल है। मैंगो आपको ठंड के मौसम में नहीं दिखेगा उगता हुआ, ठीक है? जैक फ्रूट है या एप्पल है, क्या ये सीजनल है? और या फिर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं या कुछ ऐसे फ्लावर है जो सालों भर उगते हैं, सालों भर आप उनको देख सकते हैं, ठीक है? प्लांट्स द एनुअल एंड द बाइनियल टाइप्स, कुछ ऐसे प्लांट हैं जो सालों भर उनमें फल आते हैं, फूल आते हैं। कुछ ऐसे प्लांट हैं जो स्पेसिफिक सीजन में ही उनमें फल आते हैं और फूल आते हैं। शो क्लियर कट वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव सीनेसेंट फेजेस, ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कुछ पेड़ आप देखते हैं जो सालों भर उनमें फल फूल होते रहता है, सालों भर आप देखते हैं उनमें फूल आते हैं और वो सही से हरे भरे रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जिनका आप क्लियर कट आपको पता चलता है कि साल में उनमें 2 बार फूल आ रहे हैं या एक बार आ रहा है, या फल जो है वो एक बार आ रहे हैं, कितने बार हो रहा है, तो वहां से क्लियर कट हमें उनका रिप्रोडक्टिव फेज या सीनेसेंट फेज जो है वो हमें क्या हो जाता है, पता चल जाता है कि उनका रिप्रोडक्टिव फेज या सीनेसेंट फेज जो है वो क्या है। But in the perennial species, it is very difficult to clearly define these phases. But कुछ ऐसे भी species हैं जहां पे ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये फेज को डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फेनोमेनन, कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जहां पे अनयूजुअल फ्लावरिंग फेनोमेनन है, जहां पे आप अंदाज नहीं लगा पाएंगे कि ये साल में एक बार कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं, क्या है। जैसे कि बैम्बू स्पीसीज है, जो बांस के पेड़ होते हैं ना, बैम्बू बैम्बू फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, पूरे अपने जीवन काल में उनमें फ्लावर सिर्फ एक बार आता है। कितने बार आता है? सिर्फ एक बार आता है, लगभग 50 से 100 साल के दरमियान, ठीक है? और लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स, और बहुत सारे फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं और फिर वो मर जाते हैं, ठीक है? तो यानी कि यहाँ पे क्या होता है, फ्रूट्स इनका बहुत ही अलग है। यानी कि 50 to 100 ईयर्स में एक बार इनमें फ्रूट्स आया, फ्लावर्स हुए और फिर ये मर गए। इसका एक अलग एग्जांपल और है, एनसीईआरटी के लाइन से उठा के क्वेश्चन देंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये जो स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना है ना, ये बहुत बार क्वेश्चन किया गया है इससे, ठीक है? नीला कुरंजी, ये नीट में तो बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना, नीला कुरंजी, जो ये जो फ्लावर है, ये जो आपको प्लांट है, ये हर 12 साल पे फूल देता है। कितना साल पे फूल देता है? ये हर 12 साल पे फूल देता है। एज मेनी वन ऑफ यू वुड नो, जैसा कि आप सबको पता होगा, दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर 2006। 2006 में ये लास्ट बार फूल दिया था, तो वहां से आप 12 साल जोड़ लो, 2006, 2016, 17, 18, 18 के लगभग जो है इसमें फिर से फूल आए होंगे, और फिर से आप 12 साल और जोड़ लो, उसके बाद ही उसमें फूल आएगा। तो एक पैटर्न होता है कि उनका रिप्रोडक्टिव फेज या सीनेसेंट फेज क्या है, यानी कि स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना जो ये फ्लावर है, ये हर 12 साल पे अगर फ्लावरिंग करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो रिप्रोडक्टिव फेज है या जो सीनेसेंट फेज है वो हर 12 साल पे ही आता है। वो कब आता है? हर 12 साल पे ही जो है वो आता है। अब देखिए, एज मेनी वन ऑफ यू वुड नो, 1 मिनट, लेट मी स्क्रॉल डाउन।
as many one of you would know, this plant, हाँ यहाँ पे देखिए, its mask flowering transferred large tracts of hilly areas in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. Kerala, Karnataka और तमिलनाडु में blue stretches and attracted a large number of tourists. बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया इस फूल ने, और ब्लू मतलब काफी ज्यादा ब्लू दिख रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था. जो एनिमल्स थे वो जुवेनाइल फेज, इन एनिमल्स, जानवरों में क्या होता है, जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस. एनिमल्स में ज्यादातर क्या देखा जाता है, जब जुवेनाइल फेज आता है तो काफी ज्यादा मॉर्फोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर. रिप्रोडक्टिव फेज आने से पहले ही जो है फिजिकल चेंजेस या साइकोलॉजिकल चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं. जो यंगस्टर्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव फेज उनका अभी नहीं रीच हुआ है, उससे पहले आप देख सकते हैं कि वो उनमें जो है वो फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस आप नोटिस कर सकते हैं. जो 12-13 साल के जो बच्चे हैं या लड़कों में, लड़कियों में, सब में आप फील कर पाओगे कि उनमें साइकोलॉजिकल चेंजेस, एडोलसेंस का जो पीरियड हम कह सकते हैं वो कह सकते हैं, उससे साइकोलॉजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस वो देखने को मिलता है. द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, और इसका ड्यूरेशन जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट है. और ह्यूमन बीइंग्स में इंडिकेटिव चेंजेस होते हैं जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को दर्शाते हैं, वो काफी ज्यादा कॉमन है और जो सबको पता होगा, जैसे कि जो गर्ल है, गर्ल चाइल्ड है, उसमें इंक्रीज ऑफ ब्रेस्ट साइज. जो मैन है उनका बियर्ड जो है, जो बॉयज है उनमें बियर्ड का फॉर्मेशन, जो वॉइस है, वोकल कॉर्ड्स का चेंज, मतलब जो वोकल कॉर्ड का जो आवाज है वो आप उसमें चेंजिंग देखोगे. तो दीज आर द सिग्निफिकेंट चेंजेस इन ह्यूमन बीइंग्स विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इन ह्यूमन बीइंग्स एज वेल. और एनिमल्स में जैसे कि बर्ड्स हैं, डू दे ले एग्स ऑल थ्रू द ईयर? क्या बर्ड्स पूरे साल अंडे देती हैं, या फिर वो सीजनल है? सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि बर्ड्स पूरे साल एग्स देती हैं या फिर वो सीजनल है. व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉक्स हैं, लिजर्ड्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, सबका रिप्रोडक्टिव फेज होगा ना. ऐसा तो नहीं है ना कि सबका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है. तो क्या है रिप्रोडक्टिव फेज? यू विल नोटिस दैट बर्ड्स लिविंग इन नेचर, जो पक्षियां नेचर में, प्रकृति में रह रही हैं, ले एग्स ओनली सीजनली. सिर्फ सीजन जब आता है तभी वो एग्स ले करेंगी. ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है. जो पक्षियां प्रकृति में रह रही हैं, घूम रही हैं, उड़ रही हैं, गीत गा रही हैं, उनका एक सीजन है, उसी सीजन में वो ले एग्स करेंगी. हाउएवर बर्ड्स इन कैपिटिविटी एज इन पोल्ट्री फार्म्स, जब पोल्ट्री फार्म्स में जब एक बिजनेस के तौर पे जब पक्षियों को रखा जाता है एक बड़े मात्रा में, कैन बी मेड टू, उनको सालों भर ले एग्स करवाया जाता है ताकि उनका बिजनेस बढ़ता चला जाए. ठीक है. यहाँ पे लेइंग एग्स जो है इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन. यहाँ पे रिप्रोडक्शन से उनका वास्ता नहीं है, वो एक कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है ह्यूमन वेलफेयर का. वो हमारे वेलफेयर के लिए, ताकि हमारे तक जो है प्रोडक्ट्स पहुंच पाए, उसके लिए जो है वो एक कॉमर्शियल है, वो एक बिजनेस है. ठीक है. The females of placental mammals exhibit यहाँ पे देखिए cyclical changes in the activities of ovaries. ठीक है. Females of placental mammals, ठीक है, exhibit cyclical changes in the activities of ovaries and accessory ducts as well as hormones during the reproductive phase. जो फीमेल्स हैं उनमें काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलता है. उनका जो हार्मोन्स है, हार्मोनल चेंज होता है, और एक रिप्रोडक्टिव फेज का इंडिकेशन वहां से स्टार्ट हो जाता है. नॉन प्राइमेट मैमल्स है, जैसे गाय है, शिप है, रैट्स है, डियर्स है, डॉग्स है, टाइगर है, और भी बहुत ऐसे मैमल्स हैं जहां पे साइक्लिकल चेंजेस होते हैं. ठीक है जी. क्या होते हैं? साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, और ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ऑस्ट्रस साइकिल. और इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रस साइकिल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रस साइकिल बोलते हैं इन जानवरों में. ठीक है. 1 मिनट. यस, थोड़ा सा समझा दो इसको आपको डिटेल में. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रस साइकिल बोलते हैं. किसको हम लोग ऑस्ट्रस साइकिल बोलते हैं? जस्ट 1 मिनट.
कुछ प्राइमेट मैमल्स हैं, उनका जो रिप्रोडक्टिव फेज जब रीच होता है, जब पहुंच जाता है, तो उनमें कुछ साइक्लिकल चेंजेस होते हैं। अब ये क्या साइक्लिकल चेंजेस है, अभी आप डिटेल में जानिएगा। उस चेंजेस को हम ऑस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। और यही जो नॉन प्राइमेट की मैं बात कर रही थी, जैसे गाय है, शिप है, रैट्स है, डियर्स है, डॉग्स है, टाइगर है, एसेट्रा। लेकिन अगर यही हम प्राइमेट्स की बात करें, अगर हम प्राइमेट की बात करें, जैसे मंकी है, एप्स है, ह्यूमंस है, ह्यूमन बींग्स है, इनमें इसी चीज को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी जो प्राइमेट, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ये टर्म है, ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स तक नहीं है। ये जितने भी प्राइमेट्स मैमल्स हैं, जो ये जो प्राइमेट्स है, मंकीज है, यानी कि मंकीज में भी है, एप्स है, ह्यूमन बींग्स है, इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो मेनी मैमल्स, स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशन, बहुत सारे ऐसे जो मैमल्स हैं, जो स्तनधारी जीव हैं, वो जो नेचुरल प्राकृतिक वातावरण में रह रहे हैं, या फिर वो जंगली वातावरण में रह रहे हैं, या फिर वो उनमें उनमें जो है ना, वो साइकिल होता है, फेवरेबल सीजन में होता है, जब उनका रिप्रोडक्टिव फेज आता है ना, तब उनमें वो साइकिल जो है, वो अब वो देखने को मिलता है। ठीक है। एंड देयर फोर, और इसलिए उन्हें सीजनल ब्रीडर्स भी कहा जाता है। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? सीजनल ब्रीडर्स। कि देखिए जी, ऐसा है, इनका सीजनल ब्रीडिंग है, तो इन्हें उनको सीजनल ब्रीडर्स कहा जाता है। पर बहुत ऐसे मैमल्स भी हैं जिनका रिप्रोडक्टिव, मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव, जो कि पूरी तरह से वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका कोई सीजनल ब्रीडिंग है, कोई ऐसा नहीं है कि वो 2 साल में एक बार ब्रीड करेंगे, या 6 साल में करेंगे, लो जी 6 महीना में करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो थ्रू आउट जो है, वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हैं, एंड हेंस कॉल्ड कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। और इसलिए भी हम उन्हें कंटिन्यूअस ब्रीडर्स भी कहते हैं। दैट ऑल वी ग्रो ओल्ड, इसलिए जब हम बूढ़े होते हैं, इफ वी लीव लॉन्ग एनफ, जब हम बहुत लंबा जी लेते हैं ना, इज समथिंग दैट वी रिकॉग्नाइज। और तब हम रिकॉग्नाइज करते हैं इस चीज को। बाय व्हाट इज मीन बाय ग्रोइंग ओल्ड, यहाँ पे एनसीईआरटी बुक ही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आप बूढ़े होने से क्या समझते हो? क्या ये एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज है? क्या अब आप एक नए जीव की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं? ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ सीनेसेंस और ओल्ड एज। जी हाँ, आप बूढ़े हो रहे हो, इसका सबसे बड़ा जो है वो पॉइंट है कि आपका रिप्रोडक्टिव जो एज है, जो रिप्रोडक्टिव जो फेज है, वो खत्म हो जाता है। सीनेसेंट एज जो है वो खत्म हो जाता है। और हम एक पैरामीटर ले लेते हैं कि अगर रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो गया है, तो जो पर्सन है वो अब ओल्ड एज की तरफ जा रहा है। देयर आर कॉन्कोमिटेंट चेंजेस इन द बॉडी। थोड़ा सा डिक्शनरी कीजिए और पता कीजिए कॉन्कोमिटेंट का मतलब क्या होता है। उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बुक पढ़ रहे हैं, आपको इंग्लिश के वर्ड्स भी अच्छे पते होने चाहिए, बिकॉज आपके बोर्ड एग्जाम्स में इंग्लिश भी पूछेंगे। ठीक है। लाइक स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म एसेट्रा, काफी ज्यादा चेंजेस मिलती हैं, जैसे कि आपका मेटाबॉलिज्म है वो भी स्लो होता है ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पैन। और ये लास्ट फेज होता है हमारे पूरे जीवन काल का। और ओल्ड एज जो है अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। तो ये कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, कुछ मतलब स्टार्टिंग है। अभी हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स में दोनों में सेपरेटली पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अभी तो बस हमारी, कहते हैं ना, पार्टी तो शुरू हुई है। अभी तो बस 12th क्लास का स्टार्टिंग है। पूरे 12th क्लास में आपको जेनेटिक्स एंड रिप्रोडक्शन का ही पढ़ना है। मैक्सिमम 80% ऑफ द बुक यही है, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, कैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, जो बेबी है, पूरा एक एक फेज आपको क्लियरली बताया है एनसीईआरटी में। आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ना है। और एक भी चैप्टर, एक भी लाइन आप मिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर लाइन में से क्वेश्चन उठा उठा के डालते हैं। सो बी वेरी अटेंटिव वाइल रीडिंग दीज थिंग्स। 1 मिनट, मैं कहाँ बता रही थी? हाँ,
यहाँ तक अभी हम लोग आज इतना ही देखेंगे। अभी थोड़ा सा और मैं बता देती हूँ। इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन द थ्री फेजेस। और याद रखिएगा, जितने भी प्लांट हैं, जितने भी एनिमल हैं, सब में हार्मोन्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो तीनों फेजेस हैं। ठीक है, जो भी फेजेस हैं उसमें, जो जुवेनाइल फेज है, रिप्रोडक्टिव फेज है, और ओल्ड एज का जो फेज होता है, ये तीनों फेज होते हैं ह्यूमंस में। एक एज होता है जब वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं है। एक 8 साल का बच्चा, एक 7 साल का बच्चा रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं है, तो वो एक जुवेनाइल फेज में है। एक 17 साल का बच्चा, एक 17 साल का जो एज हो जाता है, वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक हेल्दी बॉडी माना जाता है बच्चे को जन्म देने के लिए, बट हाँ, दे आर कैपेबल ऑफ, दे आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव, हम ये कह सकते हैं। यानी कि अगर जो रिप्रोडक्शन जो है वो सक्षम है एक नए जीव को उत्पन्न करने के लिए। और फिर एक ओल्ड एज आता है जिसमें आप नहीं कर सकते हो। तो बोथ प्लांट, और दोनों ही प्लांट या दोनों ही एनिमल में ये जो तीनों स्टेजेस हैं, तीनों फेजेस आते हैं, और हार्मोन्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इस चीज को करने के लिए। बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस को। जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है वो कई सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिससे वो अफेक्ट होता है, और बिहेवियरल एक्सप्रेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, और उससे आपको पता चलता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आज हम लोगों ने देखा। अभी जो नेक्स्ट है हम लोग का, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आखिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट्स हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में, और भी कई तरह के एनिमल्स, उसमें हम लोग जानेंगे कि क्या होते हैं, इवेंट्स किस तरह के होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग और जानेंगे, थोड़े क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे नीट के। डोंट वरी, वी विल ट्राई फॉर क्वेश्चन, बट उसके लिए आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा फीडबैक कि यू वांट क्वेश्चंस और नॉट। तो मैं आपके लिए एमसीक्यूज भी लेके आऊंगी विद द नीट पर्सपेक्टिव, जो नीट में इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। तब तक के लिए गुड बाय, गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।